Welcome dear students. Today we will discuss the causes for the existence of oligopolies. पिछले वीडियो में हमने अल्पाधिकार बाजार का अध्ययन किया था, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसको देखा था। अल्पाधिकार बाजार वह स्थिति है जब बाजार में कुछ बड़ी फर्में होती हैं, उनमें आपस में निर्भरता होती है, प्राइस वॉर होता है, रिटेलिएशन होता है, राइवलरी होती है, प्राइस रिजिडिटी होती है और न्यू फर्म्स की एंट्री पर रुकावटें होती हैं और साथ ही साथ उनमें आपस में प्रतियोगिता देखने को मिलती है। अब आज हम ये ओलिगोपोलीज क्यों उत्पन्न होती हैं या इनके एग्जिस्टेंस के क्या कारण हैं इसको डील करेंगे। So the first cause for the existence of oligopoly is economies of scale. Economies of scale is the cost advantage reaped by company when production becomes efficient. As production increases, it leads to lowering the cost, and this happens because cost is spread over the larger number of goods. जैसे जैसे उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है वैसे वैसे निरंतर लागतों में कमी देखने को मिलती है। इसको हम एक सिंपल से उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि जैसे पानी जो है सभी पूरे देश में जब पानी की सुविधा सभी घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है तो the huge network of water pipes is stretched throughout the country. The fixed cost is very high, but since the distribution of water is to the millions of people, millions of households, the cost declines. The average variable cost continuously declines. Beside this, we can see that there are various types of economies. विभिन्न प्रकार की इकोनॉमीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ अर्थात जब कोई बाह्य घटक किसी फर्म या उत्पादक की लागत को कम करता है तो उसको बाह्य बचतें कहते हैं। सपोज़ जैसे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को कम करती है या आर्थिक अनुदान देती है या किसी फर्म को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं या स्किल्ड लेबर बहुत अच्छा उपलब्ध होता है, तो ये सभी कारक जो हैं वो उसकी लागतों में कमी करते हैं क्योंकि ये बाह्य घटक है, इसलिए इनके कारण जो लागत कम होती है उसको बाह्य बचतें कहते हैं। अब आए हम आंतरिक बचतें। आंतरिक बचतें वह हैं जब कुछ आंतरिक घटक किसी फर्म या उत्पादक के उत्पादन की जो लागत है उसमें कमी लाते हैं तो उसको आंतरिक बचतें कहते हैं। जैसे हम विभिन्न उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रथम, अगर कोई बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है या लेटेस्ट टेक्निक अपनाई जाती है तो उसके कारण से जब लागत में कमी आती है तो वो टेक्निकल इकोनॉमीज़ कहलाती है। इसके अलावा परचेसिंग इकोनॉमीज़, अगर किसी वस्तु या रॉ मटेरियल या उत्पादन के साधन को बल्क में ख़रीदा जाता है तो भी लागतें कम होती हैं। फिर फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, जब फेवरेबल रेट्स पे बोरोइंग उपलब्ध होती है या क्रेडिट फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं, उस कारण से जब लागतें कमी होती है तो उसको फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ कहा जाता है। जो ये इकोनॉमीज़ हैं इनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं हम देखते हैं कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो घटती चलती है प्रथम। दूसरा ये है कि जो उत्पादक है उसके लाभों में वृद्धि होती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है, कीमतों में गिरावट आती है, जो वस्तु है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और वेजेस भी बढ़ते हैं। पर ये सुविधा केवल उन्हीं फर्म्स को उपलब्ध होती है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और क्योंकि श्रम विभाजन पर
का प्रयोग करते हुए उत्पादन किया जाता है, इसलिए उन ऐसी फर्मों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होती हैं। अब आइए दूसरे कारण पर। The second reason for existence of oligopolies is a large amount of fixed cost. So when the production is done on a large scale and the large fixed cost is incurred on developing and designing of new products. So when the fixed cost increases, the average fixed cost declines. This helps to recover the fixed cost. अर्थात कि जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, नई वस्तुओं का उत्पाद किया जाता है, उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है और जैसे जैसे स्थिर लागत बहुत अधिक होती है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो जो है वो निरंतर कम होती चलती है, जिससे कि फिक्स्ड कॉस्ट की क्षतिपूर्ति होती है या रिकवरी होती है। तो ये भी एक कारण है जो कि अल्पाधिकार बाजार के एग्जिस्टेंस में लाने में सहायक सिद्ध होता है। कमिंग टू द थर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप. So see, there is difference between economies of scale and the economies of scope. Economies of scope describes the situation in which long run average and marginal cost of the company decreases due to production of some complementary goods. अर्थात जब विभिन्न वस्तुओं का थोड़े से अंतर होते हुए उत्पादन किया जाता है, वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उस पे जो लागतें हैं वो कम होती हैं और इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहा जाता है। यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट will decline as the variety of product increases, that is more different but similar goods are produced will lower the total cost to produce each one. इसमें हम उदाहरण किसी शू मेकर का दे सकते हैं जो कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, विभिन्न प्रकार के जूतों का उत्पादन करता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वो कम होती चलती है। थर्ड इज बैरियर्स टू एंट्री. अब देखिए, जो प्रवेश है नई फर्मों का हो सकता है कि उस पर रुकावटें हों, जैसे प्रथम स्थिति में टेक्नोलॉजिकल हो। अब ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कैसे हो सकते हैं? जो नई फर्में प्रवेश करना चाहती हैं, हो सकता है कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वैसी टेक्नोलॉजी नहीं हो, तो इस कारण से भी ना उनके प्रवेश में रुकावटें उत्पन्न होती हैं और अगर वो किसी वस्तु का उत्पादन करती भी हैं तो वो एग्जिस्टिंग फर्म्स को compete करने में असमर्थ रहती हैं। फिर लीगल कारण भी हो सकता है, जैसे अ लीगल बैरियर अराइजेस व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ फर्म्स टू अवॉइड हार्मफुल कंपटीशन अमंग द फर्म्स। अर्थात फर्म्स के मध्य जो प्रतियोगिता है, अगर उसका दुष्प्रभाव हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ लॉज पास कर सकती है, जिससे कि प्रवेश में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अब जब प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें वैरायटी होती है, अलग अलग विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो प्रत्येक उत्पादक के पास कुछ ना कुछ क्षमता कीमत निर्धारण की देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण हम दें कि जैसे मारुति है, इंडिका है, सेंट्रो हैं, दे आर ब्रांड्स नेम्स ऑफ डिफरेंट कार्स. They are brand names of car manufacturers in India.
So when the existing firms are enjoying a good reputation for the brands of the product, it is very difficult for the new firms to enter. अर्थात कुछ अगर वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, अच्छी स्थापित कुछ फर्म्स हैं, नई फर्म्स उनको compete नहीं कर पाती और यही कारण होता है कि वो सरलता से उस उद्योग में प्रवेश भी नहीं कर पाती। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, दे मेक स्ट्रैटेजिक threats to potential and entrants against entering the market. Such threats may take the form of lower prices. ये भी हो सकता है कि जो पूर्व में फर्म एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, वो अपनी वस्तुओं की कीमत भी कम कर सकती हैं, जिस कारण से सरलता से नई फर्मों का प्रवेश नहीं हो पाता। Next point is firms created causes of oligopolies. अब इसमें हम देखते हैं कि जब बहुत फर्म्स, कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स हो जाती हैं, तो as they grow and become big, they merge themselves with other firms, with rival firms, है ना। कई बार तो ये होता है कि कुछ फर्म मिलकर एक बड़ी फर्म का रूप ले लेती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो राइवल फर्म्स हैं वो उनको प्रवेश नहीं करने देती, हो सकता है उनको बैंकक्रप्ट कर दें, या कई प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस अपनाकर, गलत तरीके अपनाकर भी वो नई फर्मों को प्रवेश करने में सहायक होती हैं या प्रवेश करने में वो सक्सेसफुल होती हैं। मतलब किन्हीं परिस्थितियों में वो ऐसे तरीके अपनाती हैं, ऐसी रीतियाँ अपनाती हैं, जिससे नई फर्में जो हैं वो सरलता से प्रवेश नहीं कर पाती। और ये ओलिगोपॉली तभी कर पाती हैं, एग्जिस्टिंग ओलिगोपॉलीज, जब उनको टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप प्राप्त होता है, तभी वो अपना एग्जिस्टेंस कर पाती हैं, और तभी सरलता से वो ऐसी रुकावटें उत्पन्न कर सकती हैं जिससे नई फर्में सरलता से नहीं प्रवेश कर पाएंगी। So these are all the causes which leads to existence of oligopoly. Hopefully you have followed. Thank you.